नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन के लॉन्च की। बताएंगे इस महामारी में कैसे सहायक हो सकता है आईसर भोपाल का पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक उपकरण। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने विकसित किया पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक। मौजूदा महामारी में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक हो सकता है ये स्वदेशी उपकरण। अब लागत प्रभावी भवन निर्माण को आसान बनाएगी 3D प्रिंटिंग तकनीक। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन। उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली कम कर सकती है बाढ़ आपदा जोखिम। हिमालय क्षेत्र के ताजा अध्ययन से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जगी संभावना। और कुशल पेयजल प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र। IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में स्थित स्वच्छ जल अनुसंधान और विकास का एक उत्कृष्ट संस्थान। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर हो रही है। ऐसे में भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक विकसित किया है, जिससे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। कम लागत का ये स्वदेशी उपकरण कोरोना काल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट। भारत में एक बार फिर कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया है। जिस तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। खासकर मेडिकल क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। सरकारें कई तरह के समाधान कर रही हैं। इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इन बिगड़ी परिस्थितियों में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल द्वारा विकसित ऑक्सीकॉन उपकरण भी मदद कर सकता है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने समय की मांग को देखते हुए ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी की मदद से एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक तैयार किया है, जो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से 93 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो पूरे देश में अचानक से बढ़ गया, क्योंकि कोविड महामारी चारों तरफ फैल रहा है। और इसी समस्या के समाधान के लिए हमने आईसर भोपाल ने टीम बना के ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डेवलप किया, जो अफोर्डेबल है। और हम अभी इसी तकनीक को ओपन सोर्स भी कर रहे हैं, ताकि जो उद्योग हमारे देश में है वो आगे आए, जो इंडस्ट्रीज़ है वो आगे आए, और उसका जो मास स्केल प्रोडक्शन है, बड़े पैमाने पे जो उसका उत्पादन है, वो पॉसिबल हो। आईसर भोपाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मित्रदीप भट्टाचार्य और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में डॉक्टर PV सुजीत और डॉक्टर शांतनु तालुकदार की मदद से ऑक्सीकॉन को विकसित किया गया। इस उपकरण में 2 कंप्रेसर हैं, जो वातावरण से हवा खींचकर जियोलाइट पदार्थ से भरी 2 वाहिकाओं से अधिकतम दाब के साथ गुजारते हैं। वैकल्पिक चक्र में इस्तेमाल होने वाली इन दोनों वाहिकाओं के वाल्व्स को इलेक्ट्रिकल तरीके से नियंत्रित किया जाता है। जियोलाइट हवा से नाइट्रोजन को सोख लेता है और इस तरह दूसरी ओर शुद्ध ऑक्सीजन निकलती है, जिसका इस्तेमाल सीधे तौर पर या सिलेंडरों में भरकर किया जा सकता है। इसमें एक एयर कंप्रेसर है जो हवा को उच्च दाब के साथ जियोलाइट वाहिका से गुजारता है और वो नाइट्रोजन को सोख लेती है। इससे ऑक्सीजन सघनता बढ़ जाती है। इस प्रणाली का हमने बाजार में उपलब्ध प्रणालियों से तुलनात्मक परीक्षण किया।
हमने लगभग समान नतीजे पाए। हम 3 लीटर प्रति मिनट की दर से 93% से ज़्यादा सघन ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। 93% concentrated oxygen at a flow rate of 3 liters per minute. खास बात यह है कि इस उपकरण की लागत 20,000 रुपए से भी कम है और अपने छोटे आकार के चलते इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर त्वरित ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। संस्थान सहयोगी उद्योगों से ऑक्सीकॉन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए बात कर रहा है, जिनके सुझाव और अंतिम परीक्षण के बाद ये उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किया जा सकेगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक से आज पूरी दुनिया में हर तरह के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। इस तकनीक ने संरचना निर्माण को भी तेज और लागत प्रभावी बना दिया है। 27 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया। IIT मद्रास प्रांगण में निर्मित किया गया ये भवन संस्थान की ही एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने विकसित किया है। क्या है ये पर्यावरण अनुकूल कंक्रीट आधारित 3D प्रिंटेड भवन? जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भवन निर्माण एक खर्चीली और लंबी प्रक्रिया है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण सामग्री लाने और फिर निर्माण करने तक समय लगता है, जिनसे सरकारी आवास जैसी योजनाओं में भी देरी होती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की स्टार्टअप कंपनी त्वस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड भवन तैयार किया है। बीते 27 अप्रैल को वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास प्रांगण में स्थापित इस भवन का उद्घाटन किया। This is what is the example. हमारे सामने यह भवन एक उदाहरण है कि इसे डिजाइन करना, संसाधित करना और भारतीय प्रतिभा, विज्ञान और रचनात्मकता के साथ इसे देश में वितरित करना संभव है। ये आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। With Indian designs and with Indian creativity. घर बनाने से लेकर उपयोग किए गए उपकरण, यहाँ तक डिजाइन सब भारतीय हैं। यह सकारात्मकता और प्रतिष्ठित रूप से भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। This is India and its abilities. The machine for this house can probably be इस मशीन को किराए पर लिया जा सकता है। ये वास्तव में लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले लागत प्रभावी आवास निर्माण को संभव बना सकता है। भूमि संबंधित मुद्दों के अलावा बाकी सब तथ्य इस तकनीक के द्वारा संभावित रूप से अच्छी तरह संबोधित किए जा सकते हैं। मैं संस्थापकों को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने समय निकाला और उद्घाटन द्वारा शोधकर्ताओं के इस प्रयास को प्रोत्साहित किया। by inaugurating their house they have built on the IIT Madras campus, a small one, as a proof of concept of what they have done. IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में स्थित त्वस्ता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलेटर इंडिया आशा इंक्यूबेटर का हिस्सा है, जिसे IIT के पूर्व छात्रों ने स्थापित किया है। 2016 से इस दिशा में कार्यरत त्वस्ता ने इसे स्थापित करने के लिए तैयार कार्यप्रणाली का उपयोग किया। पर्यावरण अनुकूल कंक्रीट का इस्तेमाल कर 3D प्रिंटर द्वारा भवन का अलग अलग परतों में डिजाइन तैयार किया। फिर इन भागों को चयनित स्थान पर ले जाकर उन्हें जोड़कर भवन तैयार कर दिया गया। लगभग 600 वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र में स्थापित ये एक मंजिला सिंगल बेडरूम मकान है, जिसकी आंतरिक साज सज्जा से लेकर फर्नीचर तक सब 3D तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। इस तकनीक से समय की बचत के साथ निर्माण की पूरी लागत को काफी कम किया जा सकता है। साथ ही निर्माण प्रक्रिया से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम हो जाता है। त्वस्ता उन 7 हाउसिंग स्टार्टअप का एक हिस्सा है जिसे हमने 2019 में भारत में किफ़ायती आवास नवाचारों के लिए दुनिया के अग्रणी मंच के रूप में निष्पादित किया था। हमने इस तकनीक को विकसित करने में उनकी मदद की। अब त्वस्ता की कंक्रीट 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें लचीलापन, गुणवत्ता, गति और मूल्य के संदर्भ में लाभ दे रही हैं। हम उत्साहित हैं क्योंकि त्वस्ता नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है कि कैसे सरकारी और गैर मुनाफा कंपनियां एक साथ आकर किफ़ायती आवास निर्माण को मजबूत कर सकते हैं। इस तकनीक से
5 दिन में ऐसे भवन विकसित किए जा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी परियोजनाएं जल्द पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा अन्य आकस्मिक निर्माणों की गति बढ़ेगी, जैसे आपदा के समय पुनर्वास, सैन्य बंकर निर्माण। इस मशीन को किराए पर भी लिया जा सकता है। त्वस्ता की इस तकनीक से कम श्रम बल के साथ उच्च गुणवत्ता वाले भवन कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देकर समाज के निम्न वर्ग तक की एक बेहतर आवास की कल्पना को संभव बना सकती है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है। इसके तहत राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के समाप्ति पर संसद द्वारा तय प्रावधानों के मुताबिक रिटायर होंगे। लोकसभा अगर पहले भंग ना हो तो अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 बरस तक जारी रहेगी, बशर्ते अगर आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो संसद द्वारा एक बार में इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है और आपातकाल की समाप्ति की उद्घोषणा के बाद इसे 6 महीने की अवधि के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। हिमालय क्षेत्र में किए गए एक ताजा अध्ययन के मुताबिक ग्लेशियर झीलों की उपग्रह आधारित वास्तविक समय निगरानी से बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली को सटीक बनाया जा सकता है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किए गए इस अध्ययन से हिमालय क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। हिमनद झीलों के फटने से कई बार जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अध्ययन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हिमालय क्षेत्र में आई हालिया आकस्मिक बाढ़ आपदाओं की बात करें तो 2013 उत्तराखंड त्रासदी की तबाही नजर के सामने आ जाती है। हिमस्खलन ने चोराबाड़ी हिमनद झील को तोड़ दिया और अचानक नीचे आया लाखों गैलन पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। आमतौर पर ऐसी घटनाएं मानसून के समय होती हैं, लेकिन फरवरी 2021 में चमोली बाढ़ ने एक बार फिर केदारनाथ घटना की याद ताज़ा कर दी। ठंडे और सूखे मौसम में हुए हिमस्खलन से टूटी झील ने धौली गंगा नदी को प्रलय की धारा बना दिया। हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जहां ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ जमा रहती है। पहाड़ों की चोटियों पर जमा बर्फ यानी ग्लेशियर से पानी रिसता रहता है और वहां घाटियों में झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ग्लेशियल लेक कहा जाता है। यहाँ से पानी रुकावटों के बीच से छोटी धाराओं से होकर नदियों को ताजे पानी की आपूर्ति करता है। कई बार अत्यधिक वर्षा होने पर ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा टूटने या चट्टानों के खिसकने से झील के प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं और गैलनों पानी एक साथ नीचे आता है, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कहा जाता है। So GLOF basically glacier lake outburst floods बोला जाता है। So because of इस climate change हो रहा है कि हम लोगों का जो हिमालय डेजर्ट ग्लेशियर्स इन हिमालय ये सब मेल्ट कर रहा है और मेल्टिंग का रीजन से ये लोग लेक फॉर्म करता है इन हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय एंड दीज लेक्स टाइम टू टाइम दे ब्रीच ब्रेक होते हैं लेक में एंड द वाटर कम्स डाउन स्ट्रीम एंड दैट्स व्हाट इज डिफाइंड एज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इन बढ़ती आपदाओं का बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, नई झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलों का आकार और क्षेत्र बढ़ रहा है, जिससे विनाशकारी बाढ़ का जोखिम और बढ़ गया है।
अति दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के चलते यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। ऐसे में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना लगभग असंभव रहा है। लेकिन अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक दल द्वारा किए गए एक अध्ययन से बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की उम्मीद बंधी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हिमालय के हिमनद जलग्रह क्षेत्रों की उपग्रह आधारित वास्तविक समय निगरानी से पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण शुक्ला और प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन द्वारा किया गया ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में निगरानी उपकरणों को उपग्रह से जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिससे न सिर्फ लेक आउटबर्स्ट घटनाओं को समझने में आसानी मिलेगी, बल्कि वास्तविक समय आंकड़ों के आधार पर समय रहते ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की पूर्व चेतावनी जारी की जा सकेगी। आई थिंक द ओनली थिंग दैट हम लोग कर सकते हैं इसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एक अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड सेंसर्स दैट कम्युनिकेट कर सकते हैं सैटेलाइट से, सो दैट इफेक्टिव फ्लड वार्निंग सिस्टम कैन बी क्रिएटेड। तो इससे अनुमान किया जा सकता है अगर ये हम लोग सेटअप करें इन दिस हिमालयन टेरेन, इससे एटलीस्ट लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट किया जाता है इन फ्यूचर। इस प्रणाली से पूरे दुर्गम हिमालय क्षेत्र में जहां सेलुलर नेटवर्क नहीं है, दूरमापी सहायता मिल सकेगी और अधिक से अधिक संचार साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रणाली से भविष्य में हिमनदों में आ रहे बदलावों को समझने के साथ साथ बाढ़ से होने वाले भारी जानमाल के नुकसान को रोका जा सकता है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र ने अपनी स्थापना वर्षगांठ मनाई। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रिवर्स ऑफ इंडिया नाम से एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र स्टार्टअप्स के साथ मिलकर देश में जल प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर काम कर रहा है। अनुसंधान और विकास के उत्कृष्टता केंद्र पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। भारत में भी ये प्रमुख समस्याओं में से एक है। लोग विभिन्न हानिकारक रसायन युक्त पानी पीने पर मजबूर हैं, जो स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। देश में स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित आईआईटी मद्रास का अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र ICCW काम कर रहा है। हाल ही में केंद्र ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा अपनी दूसरी वर्षगांठ का आयोजन किया, जिसमें केंद्र और आईआईटी के पदाधिकारियों सहित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर C मांडे ने हिस्सा लिया। The total amount of water that is actually shown here, धरती पर पानी की कुल उपलब्धता का अधिकांश भाग लगभग 97% महासागरों में है, जिसमें ताजे पानी की उपलब्धता हमारे लिए कुल जल उपलब्धता का केवल 0.02% है। यानी हमारे लिए उपलब्ध ताजे जल की कुल मात्रा सभी जल संसाधनों को मिलाकर बहुत कम है। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम विशेष रूप से इसका संरक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र की शुरुआत 22 अप्रैल 2019 को की गई थी। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में स्थापित ICCW जोखिम क्षेत्रों में जल संरक्षण और गुणवत्ता निगरानी के लिए स्टार्टअप्स के साथ मिलकर जल प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर काम कर रहा है। IIT Madras Research Park is many things. IIT मद्रास रिसर्च पार्क एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी कंपनियों ने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं और IIT के साथ सहयोग कर रही हैं। यहाँ हम अपने स्टार्टअप्स को प्रेरित करते हैं। यहाँ ICCW सहित कई अनुवादकीय अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। रिसर्च पार्क द्वारा इन प्रयासों के रूप में विचारों को बाजार और धरातल तक तेजी से लाने से काफी फायदा हुआ है।
from the presence of the research part. स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित ये केंद्र ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है जिनसे हर साल लाखों लीटर भूजल बचाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र तमिलनाडु राज्य सरकार और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर चेन्नई के भूजल की गुणवत्ता मानचित्रण के एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। At IIT Madras, हमारी स्वच्छ जल प्रौद्योगिकियों ने अब तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है। यहाँ हमारे 25 संकाय सदस्य किसी न किसी तरह पानी से जुड़े हैं। पानी के पहले शब्द से लेकर उसके अणुओं तक, सेंसर, उससे जुड़ी सामग्री और उपकरणों पर बहुत सारे कार्य किए गए हैं। हमारे पास विज्ञान को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए जीवंत इकोसिस्टम है। ICCW वर्षगांठ पर नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रिवर्स ऑफ इंडिया नाम से एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया गया, जिसे IIT मद्रास के पूर्व छात्र ने प्रतिष्ठित गायकों के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वीडियो में नदियों के माध्यम से उनके दोहन, प्रदूषण के साथ साथ सुधार पाठ्यक्रम, उम्मीद और सहयोग की भावना को जगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र की 7 विशेष प्रयोगशालाएं प्रभावित समुदायों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है, जिनमें IoT आधारित स्मार्ट वाटर मेजरमेंट, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थों को दूर करने के लिए फिल्टर और अत्याधुनिक सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन, उद्योग और शिक्षाविदों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित कर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। देश भर में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत के बीच कोविड-19 रोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने जाइडस कैडिला की पुनरुद्देशित दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पहले से हेपेटाइटिस सी के रोगियों को दी जा रही ये दवा कोविड-19 मरीजों में वायरस लोड को कम कर सकती है, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी। देखा गया है कि जब रोगी में वायरस का लोड मध्यम और उच्च होता है तो जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, जाइडस कैडिला अपनी हेपेटाइटिस की दवा पैकिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b का कोविड के लिए परीक्षण कर रही थी। इस दवा ने अब तक परीक्षण के तीनों चरण में कोरोना वायरस के खिलाफ सकारात्मक नतीजे दिए हैं। अब विराफिन नाम से इस पुनरुद्देशित दवा को कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को दिया जा सकता है। अभी विराफिन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल अभी चिकित्सीय निगरानी में किया जाना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान पर नजर रखने के लिए एक डाटा रिले उपग्रह लॉन्च करेगा। लगभग 800 करोड़ की इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस संचार उपग्रह को गगनयान अभियान के अंतिम चरण से पहले लॉन्च किया जाएगा। ये उपग्रह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भेजने के बाद उससे संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो गगनयान द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने पर काम कर रहा है। इससे पहले इसी साल दिसंबर में पहले मानव रहित गगनयान को अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अपने मानव अंतरिक्ष अभियानों में अपनी ही एक डाटा रिले सैटेलाइट का उपयोग करती है, क्योंकि अंतरिक्ष की कक्षा में मौजूद कोई भी उपग्रह तब तक पृथ्वी पर जानकारी नहीं भेज सकता जब तक उसे ग्राउंड स्टेशन स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसे में एक डाटा रिले उपग्रह कक्षा में मौजूद उपग्रह की जानकारी को आगे भेजने में मध्यस्थ का काम करता है और अन्य उपग्रहों का डाटा 24 घंटे रिकॉर्ड कर ग्राउंड स्टेशन को भेजता रहता है। नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन कर एक और इतिहास रच दिया है। मंगल पर परसिवरेंस रोवर के साथ मॉक्सी नाम का एक ऑक्सीजन संवर्धन उपकरण भेजा गया था। इसी उपकरण ने लाल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर उसे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलने में सफलता हासिल की है। यह पहला मौका है जब पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पादन किया गया है। मॉक्सी ने 5 ग्राम ऑक्सीजन संवर्धित की है, जो 10 मिनट तक एक अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकती है। यह सफलता भविष्य में मंगल पर मानवीय जरूरतों के लिए रास्ता खोल सकती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विशेष धातुओं से तैयार उपकरण मॉक्सी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से अत्यधिक गर्मी का इस्तेमाल CO2 के अणुओं से ऑक्सीजन कण को अलग करने के लिए करता है। ये उच्च CO2 वाले मंगल के वायुमंडल में काफी कारगर हो सकता है। इस उपलब्धि से भविष्य में मंगल पर मानव मिशन की उम्मीद बढ़ गई है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।